आखिर कैसे अमेरिका, चाइना और यूरोप से चला अरबों रुपया बिना किसी खुफिया एजेंसी की नजर में आए सीधे आपके शहर के एक छोटे से एनजीओ तक पहुंच करके देश में दंगे और प्रोटेस्ट करवा रहा था। आखिर कैसे चैरिटी, शिक्षा और मानवाधिकार के नाम पर आए फंड से असम को काट देंगे जैसे खतरनाक नारे लग रहे थे, और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय स्टेट बैंक की सिर्फ एक ब्रांच के जरिए इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ डाली। क्या भारत के अंदर एक पैरेलल सरकार चल रही थी? मिजोरम के अंदर अचानक से ब्लैक डे क्यों मनाए जाने लग गया है? और केरल विधानसभा के अंदर ही हाहाकार क्यों मचा है? आखिर दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के इन खास एनजीओ के तहखानों के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसका भंडाफोड़ होने के डर से आज विदेशी ताकतें और उनके मोहरे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस डार्क मनी का काला सच है जो दशकों से भारत की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए बिल की। दोस्तों, 19,000 से ज्यादा एनजीओज के ऊपर रातों रात ताला लग चुका है। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस ताला लगना नहीं है। असली सस्पेंस ये है कि विदेशी पैसों से बनी उन हजारों करोड़ की आलीशान संपत्तियों, खुफिया दफ्तरों और लग्जरी गाड़ियों का अब क्या होगा। क्या मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे से इन पूरी संपत्तियों को लीगल तरीके से अपने कब्जे में लेने का कोई मास्टर प्लान बना लिया है जिसने विदेशी आकाओं की नींद उड़ा दी है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर उन सभी जियोपॉलिटिकल राज से पर्दा उठाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोसों दूर है। दोस्तों, इस खौफनाक खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। बात 1947 की है, जब देश आजाद हुआ था। हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल था। उस वक्त दुनिया भर के देशों के लोगों ने भारत के अंदर मदद के नाम पर एनजीओज और ट्रस्ट खोलने स्टार्ट कर दिए। 1960 के दशक तक आते आते दुनिया कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के अंदर घिर चुकी थी। एक तरफ अमेरिका का गुट था और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी कि रशिया का गुट। दोनों महाशक्तियां भारत को अपने खेमे में खींचना चाहती थी। चूंकि भारत पूरी तरह से गुट निरपेक्ष था, लिहाजा इन दोनों ताकतों ने भारत के अंदर अपने मोहरे सेट करने के लिए एनजीओ के अंदर भर भर करके पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया। मकसद साफ था, जिसका पैसा ज्यादा होगा देश की राजनीति और मीडिया में उसका इन्फ्लुएंस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, असली टर्निंग पॉइंट आया 1971 के युद्ध के बाद में, जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर के बांग्लादेश का निर्माण किया। तो पूरी दुनिया समझ गई कि दक्षिण एशिया के अंदर भारत एक नई महाशक्ति बन चुका है। इसके तुरंत बाद विदेशी ताकतों का पूरा फोकस भारत पर आ गया। देश के अंदर विदेशी फंडिंग का सैलाब आ गया। अचानक से देश के अंदर हिंसक प्रदर्शन, मजदूर हड़तालें और राजनीतिक उथल पुथल स्टार्ट हो गई। 1975 से 1977 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस विदेशी साजिश का गहराई से एहसास हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के अंदर जो विरोध और जनमत संग्रह हो रहे हैं, इसके पीछे सीधे तौर पर विदेशी पैसे की ताकत है। विदेशी ताकतें हमारी नींव हिलाने और देश के टुकड़े करने की साजिश रच रही हैं। इसी खौफ और तख्ता पलट के डर से 1976 के अंदर पहली बार एफसीआरए कानून लाया गया ताकि इस अनियंत्रित विदेशी फंड के ऊपर निगरानी रखी जा सके। लेकिन दोस्तों, 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में, जब तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को खोला, तो देश के अंदर एनजीओ की एक नई बाढ़ आ गई। 10 से 20, 20 से 50 और देखते ही देखते लाखों एनजीओज खड़े हो गए। 2010 आते आते सरकार को समझ में आ गया कि पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। तब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया और 5 साल के अंदर रिन्यूअल का कड़ा नियम लाया गया। साथ ही विदेशी फंड के लिए अलग खाते रखने की बात कही गई। लेकिन फिर भी लूप होल्स इतने बड़े थे कि विदेशी ताकतों का काम बड़ी आसानी से चल जा रहा था। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये विदेशी ताकतें आज के भारत के अंदर पैसा भेज करके हासिल क्या करना चाहती हैं?
तो दोस्तों इसका सीधा सा जियोपॉलिटिकल जवाब है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। जब आप किसी देश को बॉर्डर के ऊपर सेना से नहीं हरा सकते हैं तो उसके अंदरूनी सामाजिक ताने बाने को तोड़ दो, उसके आर्थिक विकास को रोक दो। दोस्तों याद कीजिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का भारी विरोध, याद कीजिए स्टारलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन, देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ अचानक रातों रात हजारों लोग सड़कों पर कैसे आ जाते थे। उनके लिए टेंट, खाना, बैनर, माइक और वकीलों की भारी भरकम फौज का खर्च कौन उठा रहा था। दोस्तों ये सब उसी डार्क मनी का कमाल था। मतलब डेटा और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका, जर्मनी, यूके, चाइना, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, कतर, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों से करोड़ों रुपया भारत आता है। ये पैसा आता था गरीबों की शिक्षा और मदद के नाम पर, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा भारत की आर्थिक तरक्की को धीमा करने, अवैध धर्मांतरण करवाने और अलगाववाद को भड़काने के अंदर इस्तेमाल होता था। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत जैसे कि मणिपुर और मिजोरम के संवेदनशील इलाकों के अंदर बिना हिसाब किताब वाले इस पैसे ने अलगाववादी गुटों और उग्रवादी विचारधाराओं को साइलेंट फंडिंग दी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में आ रहे थे तो खुफिया एजेंसियां और सरकार उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। तो दोस्तों यहीं पर ही एक्सपोज होता है इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट का सबसे खतरनाक और काला खेल, जिसे सब ग्रांटिंग कहते हैं। दोस्तों इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि अमेरिका या चाइना से 100 करोड़ रुपए भारत के किसी बहुत बड़े एनजीओ के अकाउंट में आते हैं। सरकार की पूरी नजर उस बड़े एनजीओ पर है, लेकिन उस एनजीओ ने चाल चलते हुए उस 100 करोड़ रुपए को देश के गांव देहातों के अंदर फैले 50 छोटे छोटे एनजीओ के अंदर तुरंत ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों इन छोटे एनजीओस का कोई एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, वो सिस्टम के रडार से पूरी तरह से बाहर थे। अब वो छोटा एनजीओ उस पैसे से दंगे भड़कवा रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है या देश विरोधी नारे लगाने की फंडिंग कर रहा है। दोस्तों इसका पता लगाना भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए नामुमकिन हो गया था। विदेशी आका सभी इसी सब ग्रांटिंग के जरिए भारत के अंदर अपनी एक प्राइवेट आर्मी और अपना एक खौफनाक इकोसिस्टम खड़ा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर खेल के अंदर फुल पावर से एंट्री होती है मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की। 2020 और उसके बाद में एफसीआरए के अंदर जो संशोधन हुए और अब जो नए नियम लाए जा रहे हैं, उन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका है। अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई उसने विदेशी आकाओं के पैरों तले जमीन खिसका दी। सबसे पहला और सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक था सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम। दोस्तों पहले एनजीओ किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर अपना एफसीआरए खाता खोल सकते थे। दोस्तों सरकार के लिए देश के हजारों बैंकों और लाखों ब्रांचेस के ऊपर नजर रखना इम्पॉसिबल था। अमित शाह ने एक ही झटके के अंदर नियम बना दिया कि अब भारत के हर उस एनजीओ को जिसे विदेश से एक भी रुपया चाहिए, उसे नई दिल्ली में मौजूद भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की मुख्य शाखा के अंदर ही अपना विदेशी खाता खुलवाना होगा। अब दोस्तों सोचिए, एक ही बैंक और एक ही ब्रांच, खुफिया एजेंसियां, आईबी, रॉ और गृह मंत्रालय के लिए देश में आने वाले हर एक विदेशी डॉलर और यूरो को ट्रैक करना बेहद आसान हो गया। अगर किसी दुश्मन देश या संदिग्ध संस्था से पैसा आया तो तुरंत सिस्टम के अंदर रेड फ्लैग आ जाएगा। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा प्रहार हुआ उस काले खेल सब ग्रांटिंग के ऊपर। इस नियम के तहत अब कोई भी एनजीओ अपना विदेशी फंड किसी दूसरे एनजीओ या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जिसने पैसा विदेश से लिया है उसी को उसे खर्च करना होगा और सरकार को पाई पाई का हिसाब ऑनलाइन दर्ज करवाना होगा। दोस्तों इस एक छोटे से लेकिन मारक नियम ने रातों रात उन हजारों शेल एनजीओज को कंगाल कर दिया जो सिर्फ कागजों के ऊपर चल रहे थे और जिनका काम दंगे और प्रोटेस्ट स्पॉन्सर करना होता था। अब दोस्तों वो प्राइवेट फौज बिना पैसे के तड़प रही है। अब दोस्तों तीसरा कदम था अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करना। पहले कई लोग फर्जी नामों से या गुमनाम रह करके एनजीओ चला लेते थे। अब नियम है कि एनजीओ के हर डायरेक्टर और मुख्य पदाधिकारी को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों अगर आपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया तो आप देश छोड़ करके कहीं भाग नहीं सकते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों एक और खामोश लेकिन घातक नियम लाया गया है प्रशासनिक खर्चों के ऊपर लगाम लगाने का। पहले एनजीओ को विदेशी फंड का 50% हिस्सा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी कि महंगी गाड़ियां खरीदने, आलीशान दफ्तर बनाने और भारी भरकम सैलरी देने के अंदर खर्च कर सकते थे, लेकिन अमित शाह ने इसे घटाकर के 20% कर दिया है। यानी अब अगर पैसा गरीब की पढ़ाई के लिए आया है तो 80% पैसा उसी काम के ऊपर खर्च करना होगा। सफेद पोशों की 5 स्टार लग्जरी लाइफ के ऊपर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया है। अब दोस्तों आते हैं एफसीआरए बिल 2.0 के उस सबसे खतरनाक हिस्से के ऊपर जिस पर चर्चा करने से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी घबरा रहे हैं। वो है दोस्तों डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। साल 2020 से लेकर के 2026 के बीच में लगभग 19,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने विदेशी फंड के नाम पर भारत के अंदर हजारों करोड़ की बेशकीमती जमीनें खरीद ली थी, बड़े बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, खुफिया दफ्तर और लग्जरी संपत्तियां बना ली थी। लेकिन दोस्तों अब जब इनके लाइसेंस रद्द हो रहे हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं तो इन अरबों रुपयों की आलीशान संपत्तियों का क्या होगा? यहीं पर काम आया है अमित शाह का वो खौफनाक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों सरकार एक ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ला रही है जो कानूनी तरीके से इन बंद हो चुके एनजीओज की और फंसे हुए फंड का अधिग्रहण कर लेगी। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी ताकतों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, भारत सरकार ने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने लीगल कब्जे में लेकर के देश के विकास में लगाने का फैसला किया है। ये भारत के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है कि विदेशी बॉस के पैसे से बना किला उसी के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के काम आएगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज अमेरिका का मार्को रूबियो इतना परेशान है और लगातार भारत के कुछ खास फाउंडेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर है। और यही वजह है कि दक्षिण भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ खास संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं, मिजोरम के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, डीएमके और टीएमसी जैसे राजनीतिक दल इस बिल को लेकर के संसद के अंदर हाहाकार मचा रहे हैं। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि सरकार बिग ब्रदर बनकर के छोटे एनजीओज का गला घोंट रही है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकार अपने आलोचकों को टारगेट कर रही है और आधार कार्ड को जबरदस्ती थोप रही है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि सरकार किसी सही काम करने वाले एनजीओ को बंद नहीं कर रही है। भारत के अंदर आज भी 5,50,000 से ज्यादा एनजीओज हैं। वर्ल्ड विजन, बिलीवियर्स चर्च, कासा, रामकृष्ण मिशन, केयर इंडिया और प्रथम जैसे संगठन आज भी नियमों के तहत बड़े पैमाने पर फंडिंग ले रहे हैं। 14,000 से ज्यादा एनजीओज आज भी एफसीआरए के तहत पूरी तरह से लीगल काम कर रहे हैं। असली समाज सेवा करने वालों को आज भी फंड मिल रहा है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जिनका हिडन एजेंडा एक्सपोज हो चुका है वो अब बवाल कर रहे हैं। दोस्तों ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स को देखें तो आज अमेरिका, चाइना और कई वेस्टर्न कंट्रीज भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्र और आक्रामक विदेश नीति से डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके इशारों पर चले। अब जब भारत ने वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार कर रसिया से सस्ता तेल खरीदा, जब भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी दुनिया के सामने रखा तो इन्हीं विदेशी ताकतों ने अपने एनजीओ इकोसिस्टम को एक्टिवेट करके देश में अशांति और पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों भारत अब 1970 वाला भारत नहीं है। आज का नया भारत जानता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल पावर गेम को अपनी शर्तों पर कैसे खेला जाता है। दोस्तों एफसीआरए के अंदर ये सख्ती सिर्फ एक कागजी कानून नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का वो अभेद्य सुरक्षा चक्र है जो डार्क मनी के हर वार को नाकाम कर रहा है। दोस्तों जब विदेशी फंड से चलने वाले ये संदिग्ध एनजीओज बंद होते हैं तो देश के अंदर अचानक से हाईवेज और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ फर्जी प्रोटेस्ट कम हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कई गुना तेजी से बढ़ते हैं और विदेशी ताकतों की अंदरूनी ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे एफसीआरए के ऊपर शिकंजा कसा गया है वैसे वैसे भारत की इकोनॉमी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा मजबूत और स्टेबल हुई है। आज भारत विदेशी ताकतों को उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब दे रहा है।
तो दोस्तों, क्या भारत के अंदर विदेशी ताकतों का इकोसिस्टम आज पूरी तरह से तबाह हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल रिसर्चर्स मानते हैं कि ये तो बस उस भयंकर तूफान की शुरुआत है जो इस मॉनसून सत्र के अंदर देश की राजनीति के अंदर इन विदेशी फंडिंग वाले एनजीओज का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा करके रख देगी। विदेशी बॉस अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भारत में उनकी पैरेलल सरकार चलाने के लिए हमेशा के लिए दिन लग चुके हैं। ये बिल भारत की संप्रभुता को उन अदृश्य दुश्मनों से बचा रहा है जो हथियारों से नहीं बल्कि डॉलर्स और पाउंड्स के जरिए हम पर साइलेंट अटैक कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात कहें। और ये जो सीजीपी का प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, क्या ये भी पूरी तरह से विदेशी फंड पर यानी इसी तरह के एनजीओज के फंड के ऊपर ही चल रहा था? इस पर अपनी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।